चलो बच्चों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पेपर है 2024 का। 2024 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। जब ये 2024 था, मतलब ये पिछले साल की 2024, मतलब ये पिछले साल का पेपर होगा। था तो ये एटीकेटी का पेपर होगा। अब जब ये पेपर था 2024 का, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर थे? एक तो था गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो अभी इस बार आपको नहीं है इस यूनिट के अंदर। अब दूसरा था कंपनी फाइनल अकाउंट। अभी आपको कंपनी फाइनल अकाउंट है, आपको ये चैप्टर है, और उसके साथ साथ क्या है आपको? शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है। ठीक है, ये है शेयर कैपिटल के साथ साथ क्या है? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स है, बोनस शेयर्स है, एंड बायबैक है। ये है। इस वाले पेपर में सिर्फ गुडविल और कंपनी फाइनल अकाउंट को डिस्कस किया है, तो हम सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके हम नहीं करेंगे, गुडविल के नहीं करेंगे। चलिए, पहले वाला जो एग्जाम्पल है वो गुडविल का है, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। दूसरा वाला भी एग्जाम्पल गुडविल का है, तो वो भी जाने दो। तीसरा वाला एग्जाम्पल है ना, ये है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द नीड फॉर कैलकुलेटिंग। अच्छा, ये भी गुडविल का ही क्वेश्चन है, तो पहले तीन क्वेश्चन 2024 में गुडविल के ही थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर the reward an organization receives by selling its asset at a high rate of price beyond its fair value। मतलब फेयर वैल्यू से भी ज्यादा अगर आपको प्राइस मिलती है, आप अपनी कंपनी बेच रहे हो, है ना? आप अपनी कंपनी बेच रहे हो और कंपनी बेचने में जो फेयर वैल्यू है उससे भी ज्यादा आपको प्राइस मिलती है, तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि यह आपका सुपर प्रॉफिट है। याद रखना, आपको मिल रहा है, आप पे नहीं कर रहे हो। अगर आप पे कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, तो आपके लिए बन जाएगा ये गुडविल, गुडविल का पेमेंट। लेकिन आपको मिल रहा है तो ये हो जाएगा बेटा क्या बोलते हैं उसको, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये भी गुडविल का ही क्वेश्चन था, तो टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 3,24,000, purchase 32,40,000, purchase return is 40, closing stock is 8 lakh, and carriage on purchase is 20, then the cost of material consumed will be। देखो, जब भी आपको ऐसा पूछे तो मटेरियल कंज्यूम क्या होगा, क्या पूछेंगे आपको? आपको पूछेंगे बेटा मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जब भी आपको ऐसा पूछे मटेरियल कंज्यूम क्या होगा, तो मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, RMC, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होगा? तो याद रखना, इस पे क्या लिखना था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज के एक्सपेंसेस प्लस कर देना, माइनस कर देना परचेज रिटर्न, एंड माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखना, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम है तो सिर्फ रॉ मटेरियल ही आएगा। ओपनिंग स्टॉक जो आपको दिया गया है 3,24,000, आपको दिया है 324, फिर आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज 40,000, फिर परचेज रिटर्न वो माइनस कर देना, क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख है वो माइनस कर देना, एंड कैरियज ऑन परचेज, ये जो आपको दिया है कैरियज ऑन परचेज, ये जो दिया है कैरियज ऑन परचेज, इसको तुम प्लस कर देना, ये परचेज एक्सपेंसेस है। तो तुम क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक ये जो दिया था वो, ये वाला ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देना, परचेज प्लस कर देना, है ना? परचेज रिटर्न माइनस कर देना, ये माइनस कर दे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है, देखो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, एंड कैरिज ऑन परचेज प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 27,44,000 से प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है, इफ ट्रेड क्रेडिटर इज 1,56,180, आपको क्रेडिटर्स दिए हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स दिए, अनक्लेम डिविडेंड दिया है 18,800, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है मैन्युफैक्चरिंग कितना, 44,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है 600, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 1,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना 2,400, देन करंट लायबिलिटीज विल बी अदर करंट लायबिलिटीज। देखो क्या पूछा है आपको, अदर करंट लायबिलिटीज, है ना? ठीक है। अब देखो क्या ख्याल रखना है आपको, यहाँ पे आपको जो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है अदर करंट लायबिलिटी, है ना? आपको ये नहीं पूछा है करंट लायबिलिटी कितनी है,
करंट लायबिलिटीज में बहुत सारी आती है। देखो लायबिलिटी दो प्रकार की, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज के अंदर आता था ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर आता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, है ना। तो आपको करंट लायबिलिटी नहीं पूछा है, आपको अदर करंट लायबिलिटी पूछा है। तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स नहीं आता, क्रेडिटर्स बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर क्या क्या आएगा इसके अंदर, तुम क्या कर देना, अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड आएगा इसके अंदर, तो अनक्लेम डिविडेंड कितना था वो प्लस कर देना। फिर आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्लस कर दो, वो अदर करंट लायबिलिटी में आता है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर देना, है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी प्लस कर देना। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस कर देना, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस भी प्लस कर देना, इन सबको प्लस कर देना। और तुम इन सबको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 67,300। कितना आंसर आएगा, ये बेटा आंसर आना चाहिए 67,300, ये नहीं आएगा। ये आंसर कब आएगा, जब आपको क्या पूछा हो, टोटल करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए सर क्लियर है, आगे क्या है। चलो नेक्स्ट वन, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट पूछा है, तो कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनाते हैं, तो हम बनाते हैं पार्ट सेकंड, ये वाला है ना। एक्चुअली क्या होता है कि पार्ट वन में देखो शेड्यूल थ्री, याद रखना शेड्यूल थ्री ही है, शेड्यूल थ्री में सब कुछ बनता है। बट शेड्यूल थ्री में पार्ट वन में बनता है बैलेंस शीट, एंड पार्ट टू में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्ट टू है, पार्ट टू ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन ऑन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब आप एसेट खरीदा, और एसेट खरीदा, फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, आपने फिनिश गुड्स लिया, फिनिश गुड्स लिया, फिर आपने डेटर को बेचा, डेटर ने आपको पेमेंट किया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा टाइम लगता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो इसमें ये भी था, इसी के नेक्स्ट है, company shall disclose by way of a note additional information regarding aggregate expenditure and income if it exceed, ये वाला है 1% to the revenue from operation और 1 lakh whichever is higher। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हो, आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करते हो। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट के अंदर आप जो बनाते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स एंड ऑल दैट, जो भी एक्सपेंसेस आता था, तो ये बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर ऐसी आइटम को अलग से दिखाना, है ना। जब भी आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ तो ऐसी आइटम को अलग से दिखाना जो रेवेन्यू की 1% है। आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये जो टोटल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं 1% करूं, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको मैं 1% करूं, और ये 1% आने के बाद एक नंबर आएगा, उससे भी ज्यादा आपका कोई इनकम या एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस में, तो उसको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। का तो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा होगा तो सेपरेटली शो करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल के तौर पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 करोड़, कितना आ रहा है 1 CR। अब 1 CR के मैं 1% करूं तो कितना आएगा, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए से कोई भी अगर इनकम और एक्सपेंस अगर हो रहा है बिजनेस में, तो उसको आपको सेपरेटली शो करना है, आपको सब में ऐड नहीं कर देना है, उसको अलग से दिखाना है। ठीक है, तो ये था 1% का, तो 1 लाख विच एवर इज हायर, तो उसको अलग से बताना है आपको। ठीक है, आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, a company has 1 lakh equity shares of 10 each, 10 per share paid up, the dividend payable at 8%। बताओ कितने शेयर है कंपनी के, कंपनी के शेयर कितने हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी नंबर है, और पेड अप कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, और 10 लाख का आपको देना है डिविडेंड कितने परसेंटेज, 88%। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000। सिंपल है।
सिंपल है ना, तो 80,000। मान लो अगर ऐसा बोला होता कि भाई 1 लाख इक्विटी है, फेस वैल्यू बेटा, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन पेड अप है 8 रुपए, तो तुम्हें क्या करना पड़ता, ये 1 लाख नंबर से इंटू 8 करना पड़ता, तो ये आपको मिलता पेड अप वैल्यू, तो ये होता 8 लाख। और फिर 8 लाख के तुम्हें करने पड़ते 8%। कहने का मतलब ये है कि पेड अप वैल्यू के आपको डिविडेंड देना है। अगर पेड अप वैल्यू 8 है तो आप 8 लाख पे डिविडेंड दोगे, और अगर पेड अप वैल्यू 10 पूरा है तो आप 10 लाख पे डिविडेंड दोगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट विल बी, किधर गए हम, अच्छा, कैलकुलेट द टैक्स पेबल फॉर द ईयर 22-23। इफ द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इज 22-23 का कितना आ रहा है लायबिलिटी, 1,52,000 है ना। 22-23 की आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी है, ये सवाल में पूछा है। 22-23 का आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 1,52,000। एंड देखो 22-23 है ना, 22-23, तो बट ऑब्वियस है पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी इस साल डिसाइड होती है। तो पिछले साल 22-23 का ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितना था, आपको बोल दिया है 1,52,000। अब तुम्हें करना क्या है, इसको कंपेयर करना है एडवांस पेमेंट से, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से। किसे कंपेयर करोगे, एडवांस से कंपेयर कर लोगे। चलिए, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 152, और पिछले साल आपने कितना एडवांस दे दिया था, आपने 140 पूरा आपने पे किया है, टोटल 220। कितना पे किया है, 220, लेकिन इसमें 140 पिछले साल का है, तो यहाँ हम 140 माइनस करेंगे, क्योंकि हम तो पिछले साल का डिसाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो 152 माइनस 140 कितना आ जाएगा, 12,000। तो टैक्स पेबल कितना है, 12,000। तो आंसर आएगा 12,000, याद रखना 68,000 नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट विल बी, थोड़ी जगह क्लियर कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट है, क्या बोल रहे हैं, द डबल रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 23। 31 मार्च 23 को रिटर्न डाउन वैल्यू दे दी आप 3,75,000, एंड डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड, ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं ऑन बिल्डिंग 9.5। इसका मतलब तो क्या हुआ कि कोई बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग BLDG बिल्डिंग था, बिल्डिंग का कोई ओपनिंग वैल्यू था, ओपनिंग वैल्यू में से आप डेप्रीशिएशन माइनस कर चुके हैं, और आपको क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग WDV आपको बोल दिया है कितना है, 3,75,000। ये डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद है, यहाँ कोई वैल्यू होगी, यहां से आपने क्या किया होगा, डेप्री माइनस किया होगा, है ना। डेप्री आपने माइनस किया है 9.5% के मुताबिक आपने लेस किया हुआ है। तो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, तो डेप्री कितना आपने यहां से माइनस किया होगा, वो आपको डेप्री की अमाउंट जाननी है। तो कैसे फाइंड करोगे, आप मान लोगे सपोज इस तारीख को, सपोज यहाँ वैल्यू होगी 100, 100 पे अगर 9.5 डेप्री लगाने जाऊं तो कितना आएगा, 9.5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 90.5। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे, 90.5 अगर क्या है, क्लोजिंग WDV है, ये क्लोजिंग बुक वैल्यू है ना। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डेप्री फाइंड करना है। तो मैं आ रहा है 90.5, अगर ये क्लोजिंग वैल्यू है तो डेप्री कितना लगाया था तुमने, 9.5। तो 3,75,000 अगर क्लोजिंग वैल्यू है तो डेप्री कितना आना चाहिए, तो मैं ढूंढ लेता हूं कितना आता है, देखो। तो 3,75,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 90.5, तो डेप्रीशिएशन 373, ये अमाउंट आती है 373,964 के आसपास। बताओ यहाँ ऐसा कोई अमाउंट है, 373,964, नहीं नहीं है, आंसर इज नन ऑफ द अबाउट। अगर ये आंसर होता तो ये डेप्रीशिएशन होता। चलिए क्लियर, नेक्स्ट है, ये बेटा गुडविल का है तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, चलिए इसको जाने दो। 14, मैच द फॉलोइंग आइटम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा मैचिंग है, लूज टूल्स क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है, एंड प्रीपेड एक्सपेंस क्या है। चलो इंटरेस्ट एक्सपेंस सबसे इजी है, इजी इजी वाले पहले कर देने के। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट होता है, तो इसमें आएगा फाइनेंस कॉस्ट। लूज टूल्स बेटा इन्वेंट्री में जाता है,
तो इन्वेंट्री कहाँ लिखा है, तो इन्वेंट्री है। ठीक है ना, इन्वेंट्री में क्या आता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक आता है, रॉ मटेरियल आएगा, वर्किंग प्रोग्रेस आएगा, फिनिश गुड्स आएगा, कंज्यूमेबल्स आएंगे, स्पेयर पार्ट्स आ जाएगा, लूज टूल्स आ जाएंगे इन्वेंट्री में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम इंटेंजिबल्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल्स। बचा क्या, प्रीपेड या अदर करंट एसेट। क्लियर। चलिए फिर क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड फाइंड द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ढूंढना है आपको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढना है ना। स्टॉक एज ऑन 8/4/22 को ओपनिंग स्टॉक 50 दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना दे दिया है आपको, 2 लाख है, शायद 2 लाख लिखा है, देख लेता हूँ क्या है। ठीक है, तो बताओ क्या क्या है। हम क्या करते थे, याद है ना, ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज प्लस करते हैं, परचेज एक्सपेंसेस क्या करते हैं, माइनस, माइनस क्या, सॉरी, परचेज एक्सपेंस क्या करेंगे, प्लस, माइनस परचेज रिटर्न माइनस, एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है आपको, 50, तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 50,000, लिख दो। फिर आपको परचेज ढूंढना है बेटा, ये तो आपको ढूंढना है। चल फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका पूरा आंसर ही दे दिया आपको, नीचे का आंसर दे दिया है, कितना बोल दिया, 2 लाख रुपए, ये दे दिया है। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट वाली आइटम है, जो बोल दिया है 40,000, तो ये माइनस किया होगा। तो करना क्या है तुम्हें, है ना, ये 3 आइटम को प्लस करना था, ये 3 आइटम, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस होगा। ठीक है, चलो परचेज एक्सपेंस आपको दिया नहीं है, तुम क्या करोगे अभी, अब देखो, ये यहाँ कोई ये 40,000 माइनस करके 2 लाख आया होगा ना, सिंपल देखो, ये जो 40,000 माइनस करके 2 लाख आया होगा ना, तो माइनस करने से पहले कितना होगा बेटा, 2,40,000, सिंपल है। एंड दूसरा, ये 50,000 प्लस करने के बाद 2,40,000 आया होगा ना, तो अगर मैं माइनस कर दूं, 240 में से 50 माइनस कर दूं, तो ये मिल जाएगा 190। सिंपल है, यस सिंपल है, तो आंसर इज 190। क्लियर। चलिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पेज पे, चलिए क्वेश्चन 16 में क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस प्राइस से दिखाना है वो बोला है, विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट अंडर द हेड आउटस्टैंडिंग वेजेस। को आप बैलेंस शीट में दिखाना चाहो, आउटस्टैंडिंग वेजेस को अगर बैलेंस शीट में दिखाना है तो वो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है तो जाएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट में, सिंपल है। चलिए, इफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैनॉट बी आइडेंटिफाइड, अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया है या किसी बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल पता नहीं चलती है, तो फिर क्या मान लोगे तुम, 12 मंथ मान लोगे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज अ करंट लायबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, इसमें से नहीं है। याद रखना, शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता था, करंट लायबिलिटी में बेटा आता था शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, ये सब करंट लायबिलिटी के अंदर आता था। बट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो एक अलग से ही एक अलग हेड है इसके अंदर। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, है ना, शेयर होल्डर फंड के नीचे, है ना, हम लिखते हैं ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस तरह से अलग आइटम है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अलग आइटम है, तो करंट लायबिलिटी नहीं है। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल गुडविल का है, ये एग्जाम्पल गुडविल का है, इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये पेपर यहाँ पे खत्म हो गया सर।